Welcome back. Welcome back in the next session of the online live declamation competition on the topic application of NMR spectroscopy and the application of alkyl phenols. हम अपने declamation competition जो हमारा प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं सुरजीत सिंह, रोल नंबर 5, BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। Good morning, all of you. My name is Surjit Singh from BSc Chemistry Honors, final year, and my roll number is 3049-01005. Now, today we will discuss about the NMR spectroscopy and its application. तो एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जान लेना चाहिए कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम पहले बेसिक पढ़ेंगे तभी तो हमें एप्लीकेशन समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस, यानी कि बेसिकली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम का यूज करते हैं जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, तभी तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक। यहाँ पर अब ये है हमारे पास कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास रेजोनेंस, यानी कि इसके अंदर हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई जो हमारी होती है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर क्या करेगी, ट्रांजिस्ट करेगी, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसा न्यूक्लियस जिसकी नॉन जीरो स्पिन होती है उसे हम स्पिन न्यूक्लियाई कहा जाता है उसे हम, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 रूल होते हैं कि ये पता करने की कौन सी एलिमेंट के स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी एलिमेंट की जीरो होती है। खैर हम उसे डील नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा हमारा। हम सीधा प्रिंसिपल पर आ जाते हैं, इसके प्रिंसिपल पर आ जाते हैं हम। तो जिस प्रकार किसी भी चीज कोई भी चीज हमारे पास होती है उसका हमारे पास प्रिंसिपल होता है कि ये किस बेस पर काम करती है, वैसा ही हमारे पास क्या होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल होता है हमारे पास। तो मैं बता देता हूं एक बार। इट इन्वॉल्व the transition of spin active nuclei from ground state to excited state on observations of radio frequency। सुनना, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है when there is a correspondence between the in शायद ये जो स्टूडेंट है हमारे सुरजीत ये डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हम इन बिटवीन नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं अपने साथ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे शिवम, रोल नंबर 7, BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, उसके लिए सॉरी। तो हम कहाँ पे थे? हम प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आए हुए थे। तो अब एक्टिव न्यूक्लियाई कर लिया, तो अब हम प्रिंसिपल भी कर लिया हमने। मैं एक बार प्रिंसिपल आपको हिंदी में बता देता हूं क्या होता है। जब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है वो एब्जॉर्ब करेगी किसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उनके बीच में एक कोरेस्पोंडेंस क्रिएट होगी, यानी कि मैचिंग होगी। तभी हमारी जो स्पिन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर क्या होगी, वो ट्रांजिस्ट करेगी। तो अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ, जैसा कि हमारा टॉपिक दिया गया था, एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन होती क्या है। मतलब कि उस चीज से जो हमने अब तक पढ़ा है, क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं।
वो हम उस चीज की एप्लीकेशन कहलाती है। तो पहली एप्लीकेशन है इसके अंदर हमारे पास डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हम उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, देखो क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर ये स्टूडेंट हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट को ले ही लेते हैं। उनकी लगभग प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो ही गई थी, उन्होंने भी बड़े अच्छे से अपनी बातों को रखा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट हैं दीपक, रोल नंबर 11, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। यस सर। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें आप। Hello everyone, I'm wishing you all a very good morning. My name is Deepak from BSc Chemistry Honors third year. Our roll number is 0011. I am here to tell you about the principles and applications of NMR spectroscopy. NMR spectroscopy 3 वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, जैसा कि हम सब जानते हैं N, M and R। इसमें N न्यूक्लियस के लिए स्टैंड करता है। जो N है उसमें हम सिर्फ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस लेते हैं। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिनके अंदर नॉन स्पिन होती है, मतलब स्पिन की वैल्यू 0 नहीं होती, -1/2, 1/2, 3/2 कुछ भी हो सकती है, पर 0 नहीं। तो फिर ये जो सारे न्यूक्लियस होते हैं, या हम इनको न्यूक्लाई कहते हैं, ये सारे एक एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल पर रैंडमली मूव करते हैं। मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि ये सब इसलिए था जब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं होती। अब जो सेकंड वर्ड है वो M, which resembles magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, जब हम बाहर से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स whose have strong power, जब हमें इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर जो ये सेम एनर्जी लेवल पर रैंडमली मूव कर रहे थे सारे न्यूक्लाई, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में टूट जाते हैं, इसलिए। और ये फिर आता है रेजोनेंस R। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है ट्रांजिशन न्यूक्लाई का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर। अब हम इस लेवल पे तो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम NMR को PMR भी कह सकते हैं, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन हम हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन में एनर्जी लेवल्स का नंबर 2 होता है, एक ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। जो मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी लेवल में ब्रेक हुए हैं वे सिर्फ 2 होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल NMR का हमें यही बताता है कि जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लाई पे, तो वे टूट जाते हैं, और जो ट्रांजिशन होता है उनका एक्साइटेड, अगर हम हाइड्रोजन ले यहाँ पे, तो उसका एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट देयर इज वन कंडीशन। यहाँ पे एक पार्टिकुलर कंडीशन यह है कि सिंक होना चाहिए, जो बाहर से आ रहे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं और जो हमारा मीडियम है उसके बीच में एक सिंक होना चाहिए। इससे सिंक की होने पर ही हमारे जो न्यूक्लाई वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब हम इनके उसके एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली एप्लीकेशन ये कहती है कि हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। तो ये बता सकते हैं क्योंकि हर एक प्रोटॉन अपना एक अलग सिग्नल देगा। उसके बाद हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH3, CH2, Cl। इसमें CH3 के प्रोटॉन्स अलग होंगे, CH2 के अलग। ये सब हुआ Cl के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो फिर हम बता सकते हैं कि CH3 वाले अपनी अलग सिग्नल देंगे, CH2 वाले अलग सिग्नल देंगे, और जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उनकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी के बेस पे हम बता सकते हैं कि सेम टाइप के कितने प्रोटॉन्स होते हैं। और
अगर हमें कोई भी अननोन कंपाउंड दे दे कहीं से भी, तो हम उसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है बाय चेकिंग द सिग्नल्स ऑफ NMR। सेकंड, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं बाय द फैक्ट दैट वी चेक द NMR सिग्नल एट फर्स्ट इनिशियल स्टेट, देन टाइम इंटरवल लेटर, देन लेटर। हर एक टाइम इंटरवल पे कोई भी रिएक्शन अगर प्रोग्रेस में होगी तो वो अपना NMR सिग्नल चेंज करेगी, whether it is changed by a number of peaks or वो chemical shift etc। तो हम ये बता सकते हैं कि ये प्रोग्रेस है रिएक्शन में। अब थर्ड है कि हम ये बता सकते हैं कि माइनस वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है। जैसे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन आता है, तो फिर हम किसी भी कंपाउंड में अगर ये प्रेजेंट है तो फिर ये उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सो उसका डीशील्डिंग कर देंगे। डीशील्डिंग का जो रेट होता है वो हर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अलग होता है, और अगर ये रेट अलग है तो फिर इस हिसाब से जो सिग्नल आएगा ये NMR के ऊपर वो भी अलग आएगा हमारा। तो फिर इस बेस पे हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में स्पेसिफिकली फ्लोरीन प्रेजेंट है, कोई और एटम प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी डीशील्डिंग हो रही है और वो सिग्नल दे रहा है। नाउ वी कैन टेल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम सबने सुना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपाउंड्स के अंदर कि एटम के साइड में नेबरिंग एटम में कोई और कंपाउंड का या सेम कंपाउंड का कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो फिर एक अट्रैक्शन हो जाएगी उन सबके बीच में। अट्रैक्शन होएगी तो फिर उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हमें कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपन उसके हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचते ही उसका वो अपने डीशील्डिंग हो जाएगी, लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे वो अपनी वैल्यू देगा और उसका सिग्नल में फर्क आएगा। इससे हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर सेम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन हो जाए उसको कहते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं NMR की हेल्प से। बाय डूइंग दैट वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डाइल्यूट द सॉल्यूशन। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे या उसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन जो क्या कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में वो आ जाएगा डिफरेंस। हाँ जी बेटा, आपने लिमिट को काफी क्रॉस कर दिया। आपकी मैक्सिमम लिमिट जो हमने रखी थी आपकी 6 मिनट से भी ऊपर हो चुके हैं। कंपटीशन का एक रूल होता है कि आप लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, लिमिट से कम भी नहीं बोलेंगे। आपको उसी के अंदर अपनी प्रैक्टिस करनी थी, तैयारी करनी थी। आपको अपनी बातें रखनी होती हैं लेकिन विद इन द रेंज। आप जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपने आप को कंक्लूड कर दें तो फिर डिस्टेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी और फिर वो हो जाएगा, वो हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। इंटरमोलिकुलर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आई एम डन, थैंक यू। थैंक यू बेटा। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है जो आपने तैयार की है, जितना टाइम आपको दे रखा है 3 मिनट्स 4 मिनट्स के बीच में आप उसको फिनिश करने की कोशिश करें। मैक्सिमम लिमिट थी वो आपकी 5 मिनट की, आप उससे ऊपर ना जाएं, उसके वजह से आप खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपको बेटर प्रेजेंटेशन देनी है लेकिन विद इन ए टाइम के बीच में। उससे ऊपर आप अपने जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपने सामने अपने जो भी आपके पास टाइम क्लॉक है आप उसको देखते रहें, कहीं आपकी प्रेजेंटेशन आगे तो नहीं। आपने प्रैक्टिस भी की होगी घर पे बैठ के। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे शिवम, रोल नंबर 7, BSc 3rd ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। Shivam is not present. Next participant, Aman, roll number 15. Yes, sir. हाँ जी बेटा। Hello everyone. My name is Aman from BSc Chemistry on final year. My topic is NMR spectroscopy, and now we will discuss some questions and applications of NMR spectroscopy. And our question is, at high temperature, cyclohexane proton gives one signal, but at low temperature, cyclohexane proton gives two signals. Why?
that answer is at high temperature rapid chemical exchange between equatorial and axial hydrogens. This is because all are equivalent, so there is one signal. बेटा But आपका at फेस low हमें temp- नहीं दिख रहा, आप अपनी स्क्रीन, अपने डिस्प्ले स्क्रीन को सामने रखें, आपकी आवाज साफ आनी चाहिए, आप हमें दिखने चाहिए, नीचे करो, आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन हाँ नीचे रखो, आपका पूरा फेस हमें दिखना चाहिए। आप रीडिंग नहीं करेंगे, आपको कोई बुक रीडिंग नहीं करनी होती किसी भी बच्चे को। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे से रहें, हमारी तरफ देख के आप बोलेंगे। अब स्टार्ट करें आप। we will discuss a question that is based upon NMR spectroscopy. At high temperature, cyclohexane proton gives one signal, but at low temperature, cyclohexane proton gives two signals. And the answer is, at high temperature, there is a rapid exchange between equatorial and axial hydrogens. So thus all are equivalent. So there is one signal, but at a low temperature, there is no chemical exchange. So there are two signals there. And we will discuss application of NMR spectroscopy, that is determination of rotational spectrum. And the answer is same at high room temperature. Like we take example of 1,2-dibromomethane, proton gives one signal, but at a low temperature 1,2-dibromomethane protons give two signal. Why? But answer is at a room temperature there occurs very rapid rotation around carbon-carbon single bond, and thus each protons experience at a time average environment. So all hydrogen becomes equivalent. So there is a one signal from 1,2-dibromomethane. But at a low temperature, the rotation around carbon-carbon single bond is restricted. मतलब उसमें बंद हो जाती है उसकी सिग्नल में बॉन्ड की रोटेशन. सो दस ईच प्रोटॉन एक्सपीरियंस ए डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट. सो उसका केमिकल एनवायरनमेंट सभी का डिफरेंट हो जाता है कार्बन कार्बन का. सो ऑल हाइड्रोजन आर नो लॉन्गर विल बी इक्विवेलेंट. सो हाइड्रोजन वो कोई भी एक सी नहीं होगी. सो 1,2-dibromomethane प्रोटॉन गिव्स टू सिग्नल. सो उसके तरफ से दो सिग्नल दिए जाएंगे. थैंक यू ऑल. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे रोहित, रोल नंबर 16. Good morning, sir. Myself, Rohit, BSc Chemistry Honors, final year, roll number 16. Today's topic is application of NMR spectroscopy. तो सबसे पहले बात करेंगे NMR होता क्या है. NMR है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. न्यूक्लियर N फॉर न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसा होना चाहिए, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए. और स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, नॉन जीरो स्पिन उस न्यूक्लियस की होनी चाहिए. और अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो नॉन जीरो है या नहीं है. इसके लिए तीन रूल होते हैं. पहला रूल है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर दोनों के दोनों इवन है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों इवन है तो उसकी स्पिन नो स्पिन, उसके अंदर कोई स्पिन नहीं होगी. और दूसरा रूल इसके अंदर आता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस कर दे, अगर दोनों ओड हैं तो उसका जो स्पिन होगी वो हाफ होगी. तीसरा रूल है अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ओड हैं तो उसकी जो है स्पिन होगी वो एक इंटीजर की फॉर्म में आएगी. उसके बाद अगली चीज है एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम इस केस में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन है वो अपने आप को रैंडमली अरेंज करेगा. वो अपने आप को एक मैनर में अरेंज नहीं करेगा, वो रैंडम मूव करेगा अपने मोलिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर. और अब अगर हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो वो अपने आप को स्प्लिट कर लेगा 2i+1 में. जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लें तो इसमें i की वैल्यू 1/2, ये दो सिग्नल में ब्रेक होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ में, दो सिग्नल्स में ये ब्रेक हो जाएगा. और इन जितने सिग्नल्स में ब्रेक होगा उसके अंदर जो गैप आएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. और तीसरी चीज है रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन होता है. कहां से कहां तक, लो
एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट यानी कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट तक, जिसमें कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए किस किस के बीच, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग आरएफ सिग्नल यानी कि जो हम आरएफ सिग्नल दे रहे हैं उसके बीच में, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ कोरेस्पोंडेंस यानी कि वे सेम होने चाहिए, तभी उसके बीच में यानी कि ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। और यहीं से इसका प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर भी आ जाता है, जो क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ आरएफ रेडिएशंस, यानी कि जो आरएफ रेडिएशंस हम दे रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन करके कोई भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड हो जाएगा। और क्या होगा फिर, एक जो कंडीशन थी वो कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए किस किस के बीच, जो आरएफ रेडिएशन हम दे रहे हैं प्लस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में। और यही से फिर इसमें हम इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगी। एप्लीकेशन है किससे, हम इससे किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं, दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है या नहीं है इसके बारे में पता कर सकते हैं, कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बारे में पता कर सकते हैं, चौथी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उसके बारे में पता कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छे से बोला। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं नीतीश, रोल नंबर 17। Yes, sir. May I start, sir? स्टार्ट करें बेटा। Our world and this whole universe is full on chemistry. Everything we see around us is based on the chemical substituents, and it is the result of the chemical reaction taking place inside its chemical substituents. If anything is formed, or anything is destroyed, or even if anything continues to be in a steady state, then it is the result of the chemical reactions taking place at its molecular or the atomic level. So today, to concentrate on our worthy subject and to share some precious information about a key topic of our subject, I am going to put my views on a particular topic. So greetings and salutations to all my teachers, my worthy friends, seniors and the juniors. Today, first of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to stand before you and share my views on a particular topic. Myself, Nitish from BSc Chemistry Honors final year, and today I am going to put a spotlight on one key topic on our chemistry, and that is NMR, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy. NMR, as I told, it is nuclear magnetic resonance. Nucleus means if we are going to do the NMR analysis of a particular subject, then there are three conditions that must be fulfilled. First of all, we must have a spin active nuclei. Means if we are having a nuclei, then it must possess a particular spin value that must be positive. Secondly, we must have the presence of the magnetic field that should be constant. And third is the resonance. And now the resonance I'm going to explain you. For example, a bundle of spin active nuclei are given to us, and they are present at the low magnetic field. Then at the low magnetic field, their orientation will be random. But if we increase the value of the magnetic field and after a particular threshold value, then we will see that the energies at which the random orientation of the spin active nuclei were present, they are going to split at the high energy level and at the low energy level. Generally, the number of the spin active nuclei at the lower energy level is high, because everything in this universe wants to be in the steady state, means wants to attain the stability. And at the higher value, higher energy level, the number of the spin active nuclei will be minimum. So if we provide a particular RF frequency, RF radiation, that is radio frequency radiations, to the spin active nuclei present at the lower energy level, then after gaining a particular amount of energy, the spin active nuclei present at the lower energy level
will get energized and they will go to the higher energy level. And this particular phenomenon is known as resonance. So the third requirement is the resonance. So it must be fulfilled by a particular compound to show the resonance, to show the NMR spectroscopy. Now I am going to put some stress on the applications of the NMR spectroscopy in our day-to-day life. First of all, the most common example of the NMR spectroscopy in the medical field is the MRI machines. The MRI machines, that is magnetic, which are commonly known as magnetic resonance imaging, they are based on the principle of the NMR spectroscopy, which are used to form the 3D models of our blood veins, internal tissues, and detecting various disorders in the human body. The second application is that NMR is a non-destructive process. Non-destructive means the radiation that we are using in the NMR spectroscopy, they are non-destructive. These radiation do not destroy the covalent bonds present inside the molecules. So for example, if a particular sample that is very precious to us, for example, a nucleic acid is given to us for observations, and we don't want any kind of harm to that particular nucleic acid, then we can do the NMR spectroscopy for it, because the radiations used in the NMR spectroscopy do not harm the sample and its constituents. For example, the nucleic acid is having RNA and DNA. So we can put it under the NMR observations further, if without adding any chemical. So we will be observing various kinds of the 3D models of all the constituents present inside the DNA. The second applications of the NMR spectroscopy is that flow probes of NMR spectroscopy. Real-time applications of NMR in the liquid media have been developed using the specifically designed flow probes. This has enabled techniques to incorporate the use of high performance. आपका टाइम क्रॉस हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि अपने लिमिट 5 मिनट से ऊपर अपने टाइम को ना जाने दें। मैक्सिमम लिमिट होती है, उसमें सभी को कंक्लूड करना होता है। आप 10 सेकंड के अंदर कंक्लूड करें। Okay, sir. So as I have told, there are various applications of the NMR spectroscopy in the medical field, in the biological field, in the biochemistry, and this NMR spectroscopy has led to the development of the various fields in the science and physics also. So this was all I want to talk about NMR spectroscopy. Thank you all. थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं स्वाति, रोल नंबर 1, BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। Yes, sir. Good morning to respected teachers and to all my dear friends. I am Swati, roll number 1 from BSc Chemistry Honors, third year. I hope I am audible to all of you. Today my topic is NMR spectroscopy and its applications. First of all, let's start from the basic. What is NMR spectroscopy? Nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nuclear word suggests that nucleus. Magnetic indicates magnetic field. Resonance is related to identification and comparing of two different frequencies, and spectroscopy word suggests study of spectrum. Now NMR is an analytical chemistry. Analytical chemistry क्या होती है? The chemistry which deals with the separation, identification and determination of components of a sample. And NMR technique is used in quality control research for determining the content and purity of a sample, and it also used in the molecular structure determination of various molecular substances like protein, organic acids, carotenoids, etc. Now we come to most important applications of NMR spectroscopy. First one of them is identification of substance. NMR serves as the fingerprint of the compound, means it provides complete detail of the substance, like how many protons are present in the substance or which functional group is attached to it. If PMR spectrum of unknown substance is exactly same as that of known substance, we can conclude that
the unknown substance is same as that of the known compound. Now the second application is determination of molecular structure. Now, most prominent feature of NMR spectroscopy is it is highly complex in nature, due to which it tells about minute details of the sample. Means ये हमें हर एक डिटेल देता है, छोटी छोटी डिटेल्स, बट इसको रीड करना बहुत ही टफ है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है. बट विद द हेल्प ऑफ आइसोटोपिक सब्सटेंसेस एंड टेक्निक लाइक double resonance, we are now able to easily read these NMR spectrums. So NMR spectroscopy is considered as most powerful tool for the determination of molecular structure. Now the third application is distinction between geometrical isomers. We all know that geometrical isomers have difference in chemical shift and coupling constant. So we can easily determine cis and trans isomers of a compound by the help of NMR spectroscopy. Now my fourth application is detection of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is of two types: intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding. Let's talk about intermolecular hydrogen bonding. In case of ethanol, it shows lot of hydrogen bonding. When hydrogen atom is involved in hydrogen bonding, it gets de-shielded easily and the absorption of the field shift to downfield. And the extent of hydrogen bonding is depend upon the nature of the solvent, concentration of the solution and the temperature. But in case of intramolecular hydrogen bonding, the field shift to downfield, absorption shift to downfield, but it does not depend upon the concentration of the solution, because the intermolecular hydrogen bonding is present within the molecule. NMR spectroscopy has many other applications like determination of relative amount of tautomers, proton exchange process, and it also helpful in healthcare industries because it is used in the search of biomarkers for infectious diseases like tuberculosis, malaria and pneumonia, etc. This is all from my side. At last, I would like to thanks to our faculties for providing such opportunity. Have a nice day. Thank you, Beta, for a wonderful presentation about the application of the NMR spectroscopy. आपने बहुत ही अच्छे से explain किया. आपने अपना focus main point के ऊपर ही रखा, जो हमारा main point था आज का, कि application of the NMR spectroscopy. Thank you. Next participant है हमारे चहक, roll number 5, BSc third year chemistry honors. Good morning, everyone. I am Chehak, roll number 5 from BSc Chemistry Honors final year. I hope I am audible to everyone. So today I am going to present the topic, the applications of NMR spectroscopy, in front of all of you. But before jumping on the applications, firstly, I would like to tell you a little bit about NMR spectroscopy. So NMR spectroscopy, also known as the nuclear magnetic resonance spectroscopy, is the study of molecules by recording the interaction of radio waves with the nuclei of molecules placed in strong magnetic fields. Now let's talk about the principle of NMR spectroscopy. As we know, many nuclei have spin and all the nuclei are electrically charged. According to the NMR principle, energy transfer from the base energy level to the higher energy level is achievable when the external magnetic field is present, and that the transfer of energy occurs at the wavelength that coincides with the radio frequency. Also, energy is emitted at the same frequency when the spin comes back to its base level. Therefore, by measuring the signal which matches this transfer, the processing of NMR spectrum from the concerned nucleus is yielded. Now let's talk about the applications of NMR spectroscopy. So the first application I am going to discuss here is that NMR spectroscopy helps in checking the progress of the reaction. For this, firstly, we will study the spectra of known compounds. Then after mixing the substrate and the reagent, we will check the spectra again after regular interval of time
under similar conditions in which we have studied the spectra of the non-compound. So we can check whether the reaction has proceeded or not by checking the changes in the spectra. These changes include change in the number of signals or change in the coupling constant, etc. So the second application I would like to say that it helps in detection of electromagnetic atom or group present in the given compound. The more electronegative atom is responsible for more deshielding of the proton. Due to this, there are differences in the signals by which we can distinguish between the compounds. Next application I would like to tell is that NMR also helps in detection of types of protons or the structure of compounds. NMR also helps in identification of structural isomers, and it also helps in identification of cis trans isomers on the basis of difference in coupling constant. So this is all from my side. Thank you all for listening to me. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे अपनी नेक्स्ट. हमारा जो टाइम है वो टाइम लिमिट हमारी जा चुकी है. आप सभी को दोबारा से ज्वाइन करना है मीटिंग को, तो मैं जल्दी से मीटिंग को एंड करता हूँ. आप जल्दी से ही दोबारा जुड़ जाएंगे. थैंक यू.